हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे रिवाइज कर रहे थे अपना चैप्टर। तो रिवीजन पोर्शन हमारा चल रहा है। देखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा ईजी है, तो इस चैप्टर को जल्दी से हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, आप सेल और टिश्यू वाले चैप्टर पे फोकस करेंगे। जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो आपको वो चैप्टर पहले से पढ़ के लेकर के आने हैं। तो बेसिकली टॉपिक जो हमारा चल रहा है, पहले एक बार टॉपिक देख लो। टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो कौन सा है? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हम कैसे किसी फसल के उत्पादन में या किसी फसल के जो यहाँ पे प्रकार होते हैं उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो क्रॉप वैरायटी होती है, क्रॉप वैरायटी का मतलब समझते हैं? हमने कहा जो किस्में होती हैं, फसल की किस्में होती हैं। जैसे कि है तो धान की ही फसल, लेकिन अलग अलग किस्में होती हैं। अलग अलग चावल आपने देखे होंगे, कुछ बारीक होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ बारीक और लंबे होते हैं, कुछ बारीक और छोटे होते हैं। ऐसे हमारे पास क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के जो किस्में हैं वो आती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कहा कि कैसे हम यहाँ पर जो फसल है उनकी किस्मों में हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास आया है उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। इन हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आपने क्या बात की है यहाँ पर? आपने बात की है यहाँ पर दो जो हमारी किस्में हैं उनके बीच में आपने पॉलिनेशन करा दी है। पॉलिनेशन देखो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, 6-7 में हमने बहुत अच्छे से समझा क्या होता है पॉलिनेशन, क्यों कराया जाता है, कैसे होता है। एक तो होता है नेचुरल पॉलिनेशन जो हो रहा है, एक है कि आर्टिफिशियल जो है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि अंडर कंट्रोल कंडीशन हम क्या करते हैं, दो पौधों को सिलेक्ट करते हैं और उन पौधों के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो ये हमने कहा कि इससे क्या होता है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हो सकती है। ऐसे कैसे? हमने कहा कि कोई एक प्लांट है ए और कोई एक प्लांट है बी। कुछ कैरेक्टर ए में अच्छे हैं, कुछ कैरेक्टर बी में अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर हमें एक ही में मिल जाए। ठीक है, अब जब हम दोनों कैरेक्टर को हम एक ही में चाहते हैं तो हमने पॉलिनेशन करा दिया है और हमारे पास आ गई है एक नई जो प्रकार की जो वैरायटी, एक नई प्रकार की किस्म जो होती है जिसको हम ए बी कह रहे हैं। इसमें ए के भी गुण हैं और इसमें बी के भी गुण हैं, दोनों ही गुण इसमें आ जाते हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? आपने कहा पॉलिनेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। दूसरा जो तरीका हमारे पास आता है उसको एक बार पढ़ते हैं, वो आपके आगे भी काम आएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीन का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, जिसमें कहा गया है जीन दैट कैन अप्रूव द डिजायरेबल characteristics to a crop are introduced in this process. As a result we obtain a genetically modified crops. क्या होता है इसका मतलब? एक टॉपिक आता है जिसका नाम है बायो टेक्नोलॉजी। इसमें एक टॉपिक, इसी के अंदर एक टॉपिक आप पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होता है इस टेक्निक में? एक बार देखो, यहाँ पर हम देखो पूरा का पूरा पॉलिनेशन नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, पहला तो ये था कि पॉलिनेशन हो रही है, फिर उसके बाद हमारे पास नए बीज आ रहे हैं, नए बीजों में दोनों ही कैरेक्टर आ रहे हैं। इसमें हमने ऐसा नहीं किया। अब ध्यान से देखो, मैं दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, एक प्लांट है और ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल समझते हैं, हमारा जो यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए है। ठीक है, और एक दूसरा पौधा है और ये इसका क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, हम प्लांट नहीं बना रहे हैं, हमने इनका क्या बनाया है, जेनेटिक मटेरियल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल ये है डीएनए और ये भी है डीएनए। ठीक है, अब हमने कहा कि सेम कैरेक्टर लेते जो हमने पहले लिए थे। ये प्लांट ए है, ये प्लांट 1 और नंबर 2, 1 और 2 करके देखते हैं। हमने कहा जो प्लांट ए है इसमें एक जो जीन है यहाँ पे, चलो पेन से हाईलाइट कर लेते हैं, ये जो जीन है। ठीक है, जीन समझते हैं, जीन क्या होता है? देखो पहले थोड़ा जीन को समझो। हम अपने जेनेटिक मटेरियल को लेकर के एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा डीएनए है। ऐसे हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है, मीटर्स में लंबा होता है। ठीक है, और हमारे डीएनए के अलग अलग जो सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल एक ये सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है।
तो जैसे इतने से लेकर के इतना एक पार्ट, इतने से लेकर के इतना एक पार्ट, इतने से लेकर के इतना एक पार्ट, ये क्या करता है, हर एक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो भी गुण हमारे पास आते हैं, जैसे हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस कैसा है यहाँ पर, ठीक है, हर एक कैरेक्टर जो है, हमारी हाइट कितनी है यहाँ पे, हमारी वॉइस कैसे होती है, हर एक चीज जो है वो हमारा डीएनए डिसाइड करता है। तो ऐसे ही आपने कहा डीएनए के अलग अलग पार्ट से हो सकता है कि हमने कहा कि अगर हम प्लांट के एस्पेक्ट में कहें, अपने एस्पेक्ट में कहें, अपने में हमने कहा कि अगर हम आउटर वो देखें, आउटर कैरेक्टर देखें, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारी हाइट, हमारी स्किन का कलर, हमारी आई का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारे बालों का टाइप, ठीक है। इंटरनल में आपके देखो, इंटरनल क्या होता है, ये जितनी भी कैरेक्टर आप देख रहे हैं वो आपके हार्मोन की वजह से है, आपके प्रोटीन की वजह से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करता है हमारा जो डीएनए है। वैसे ही प्लांट में होगा कि प्लांट कितना लंबा होगा, प्लांट की जो लेंथ है वो है, प्लांट में जो बीज हैं वो कितने लगेंगे। जैसे हमने कहा था किसी की फली बहुत बड़ी थी और किसी की फली बहुत छोटी थी, तो फली का बड़ा होना या छोटा होना किस पे डिपेंड करता है, उसका डीएनए कैसा है, ठीक है। हमने कहा कि कोई जो प्लांट है उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी कीड़े जो हैं उन्हें समाप्त कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसी फसल भी है, कोई ऐसा पौधा भी है कि उस पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए वैसा है, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर हमारे होते हैं वो डीएनए की वजह से होते हैं। तो डीएनए में क्या बने होते हैं, सिर्फ कंपार्टमेंट से बने होते हैं, सेगमेंट से बने होते हैं। जैसे कि हमने बोला, हमने कहा ये वाला जो सेगमेंट है प्लांट में, प्लांट के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये प्लांट की लेंथ को कंट्रोल करता है। दूसरा हमने कहा ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो नंबर ऑफ सीड यानी कि बीजों की संख्या, ये हम कह सकते हैं कि जो फली है, फली कितनी बड़ी होगी उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा ये वाला जो सेगमेंट है ये बताता है कि पौधे की जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो कितनी है, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी कैसी है। तो ऐसे ही डीएनए के छोटे छोटे यानी कि जो सेगमेंट होते हैं वो अलग अलग गुणों को निर्धारित करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने डीएनए की बात करें, हो सकता है कि ये मेरी जो हाइट है उसको क्या करें, यहाँ पे डिसाइड करें, ये मेरी आई कलर को डिसाइड करे, ये यहाँ पर मेरे बॉडी जो स्किन टोन है उसको डिसाइड करे। ऐसे ही प्लांट में भी होता है, ठीक है। अब समझे यहाँ पर अलग अलग जीन जो है वो किसके लिए। अच्छा हाँ, अब इन छोटे छोटे सेगमेंट को, ये डीएनए के जो पार्ट होते हैं, इन छोटे छोटे सेगमेंट को हम नाम देते हैं जीन। जीन यानी कि ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ऐसे बहुत सारे जीन हमारे डीएनए में होंगे। जीन सिंपल सा है, देखो पूरा डीएनए है, ठीक है, पूरा डीएनए है और इतना जो सेगमेंट है ये किसी एक गुण के लिए उत्तरदायी है, तो ये जीन होगा, ये जीन होगा। तो ये पहला जीन है, हो सकता है ये एक और जीन है, ये एक और जीन है, यानी कि ये क्या करता है, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो, जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, हमने बात की है यहाँ पे, मैंने बात की जो फर्स्ट वाला प्लांट हमारा आता है उसमें ये एक जीन है, ये एक जीन है, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पर प्लांट की डिजीज डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और ये जी इसमें इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है ये बहुत अच्छी है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छी है। जो इसमें क्या है, ये जो प्लांट वन है इसमें रोग जो है वो इजिली नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि फसलों में जैसे कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल खराब हो जाती है। तो आपने कहा कि ये जो प्लांट है, ये जो इस प्लांट की जो क्रॉप है, ठीक है, यानी कि ये जो प्लांट है इस पे जो कीड़े हैं या जो कोई इन्फेक्शन है इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो हमारी क्रॉप है, बेसिकली इस प्लांट को हमने एक क्रॉप से ही लिया हुआ, एक वैरायटी से ही लिया हुआ, यानी कि पूरी एक क्रॉप है, हमारे पास बहुत सारे बीज हैं, उन सारे बीजों से एक जैसे ही पौधे होते हैं, तो उनमें से एक पौधा हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो हमारी वैरायटी थी इस पे जो रोग है वो बहुत ईजिली नहीं लगता था। वही बात करते हैं अब दूसरे प्लांट के बारे में। इसका ये एक जीन है, ये वाला जीन, ठीक है।
और ये क्या होता है, ये भी जीन को भी जीन नाम देते हैं। ये एक जीन है, इसमें ये क्या करता है, हाई प्रोडक्टिविटी, यानी कि अधिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ये क्या होता है, अधिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो हमने बोला था बड़ी सी फली, फली का मतलब है कि वो पार्ट जहां पर बीज लग रहे हैं। हमने इसका मतलब बोला था, इसमें क्या होगा, बहुत बड़ी फली होगी, ठीक है, और बीजों की जो गुणवत्ता है वो भी यहाँ पे अच्छी होगी, यानी कि मोटे बीज हैं, अच्छे बीज हैं, ठीक। आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है, हो सकता है कि आपने कहा कि यहाँ पर जो बीज है वो बहुत अच्छे हेल्दी सीड होते हैं, मोटे मोटे सीड हैं, हेल्दी हैं, हो सकता है कि यहाँ पर जो बीज हैं इसके इतने अच्छे ना हो, ठीक है। तो आप कोई भी कैरेक्टर में डिफरेंस देख सकते हैं। हमने दोनों के अच्छे कैरेक्टर लिए हैं अभी तक, दोनों के हमने एक एक जो है अच्छे कैरेक्टर ले लिए हैं। ये जो प्लांट है ये एकदम क्या है, हेल्दी प्लांट है, इसमें जो इन्फेक्शन है वो नहीं लगता है। ये जो प्लांट है यहाँ पर, इसमें आपने कहा बीजों की जो संख्या है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने कहा कि देखो ये भी चीज होनी चाहिए कि जो चीज इसके पास है वो इसके पास नहीं है, और जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है, तभी तो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम दोनों कैरेक्टर को साथ में लाएं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमने कहा कि इसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और इसमें जो हाई प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिल रही है, अधिक उत्पादन भी करता है। तो क्या जरूरत है हमें यहाँ पर दोनों कैरेक्टर को मिक्स करने की? अच्छा तो है, ठीक तो है, दोनों कैरेक्टर हमारे सेम प्लांट में है। तो हमने कहा कि हम ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिनमें मॉडिफिकेशन करनी है, जिन्हें मॉडिफिकेशन क्या है, जरूरी होती है यहाँ पे। ऐसे प्लांट ही देखो जो पहले से ही अच्छे प्लांट है, जिनमें सारे कैरेक्टर है। जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे थे कि एक पौधा है जिसमें बहुत इजीली इन्फेक्शन नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी उनमें कोई भी जो बीमारी है वो नहीं लगती है, और इसमें जो यहाँ पे उत्पादन है वो भी अच्छी मात्रा में देते हैं, कि हाइट अच्छी है, फली की जो हाइट है वो अच्छी है, बीजों की गुणवत्ता अच्छी है। इस केस में हमें कोई जरूरत नहीं कि उस प्लांट में हम कोई मॉडिफिकेशन लेकर के आए, कोई चेंज उसमें लेकर के आए। चेंज कहाँ करना है? जहां पर किसी जीन को आपको रिप्लेस करना होगा, जहां पर किसी डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए आपको जीन को डालना होगा। समझ रहे हो? देखो पहले अभी ये समझो, फिर हम उसके बाद समझेंगे डिजायरेबल जीन को हम कहाँ क्या शिफ्ट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं। अब ये तो अच्छे अच्छे कैरेक्टर हो गए। अब आते हैं थोड़ा सा बुरे कैरेक्टर पे इनके। बुरे यानी कि जो इनके ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से इनमें चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। हमने कहा डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, लेकिन फली जो है वो बहुत छोटी है, इतनी छोटी है, मतलब कि कम उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है, लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। ये बेकार कैरेक्टर हमारे पास आ गया है। और इसकी अगर बात करें तो ये जो पौधा है इसमें बहुत इजीली आपने कहा इन्फेक्शन लग जाता है। जैसे कि ये इन्फेक्शन लग गया है, कीड़ों ने क्या कर दिया, फसल को खराब कर दिया है। तो क्या है यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी को DRS, ठीक है। तो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो बहुत लो है, बहुत क्या है, कम है, ठीक है। अब आ गया, दोनों में हमें एक एक जो बुरी चीज है वो देखने को मिल गई है, एक एक जो अच्छी चीज है वो देखने को मिल गई है। हमें क्या करना है, कोई भी प्लांट ले लो, हमें उसमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, इसको लिया है, हमें क्या चाहिए, इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो हमें क्या करनी है, दूर करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जीन है जो किसके लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए या रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए उत्तरदायी है, उसको हम यहाँ पर ला लेंगे। तो आपने कहा क्या इसके पास वो जीन नहीं है जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए है? इसके पास वो जीन भी है, देखो इसके पास यहाँ पर वो जीन भी है। और सेम इसके पास जो आपने कहा कि जो फली की जो साइज के लिए जो जीन होगा, इसके पास भी वो जीन है। जीन दोनों के पास है, पर क्या है, इसका वो जीन जो फली की उत्पादन के लिए यहाँ पर या फली की हाइट के लिए उत्तरदायी है, वो ऐसी प्रोटीन नहीं बना रहा है, या फिर वो इतनी जो लेंथ है वो नहीं दे पा रहा है। यानी कि जीन जो है उसका जीन वैसा ही है कि ये क्या करेगा, छोटी फली देगा। इसका जीन ऐसे ही यहाँ पर डिजाइन किया गया है। डिजाइन यानी कि हमने नहीं डिजाइन किया, वो नेचुरली है। इसका जो जीन है वो ऐसा है कि फली की जो लेंथ है वो इतनी ही मिल पाएगी, ठीक है, वो इतनी ही मिल पाएगी। और आपने कहा कि इसमें जो जीन है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को देता है, आपने कहा वो जीन इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो बीमारियों से लड़ने के लिए पौधे को क्या करे, यहाँ पे क्षमता प्रदान करे। समझ रहे हो? फिर से देखो, मैंने बोला ऐसा नहीं है
कि डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए इसके पास जीन नहीं है, या ऐसा नहीं है कि फली के उत्पादन के लिए इसके पास जीन नहीं है। जीन सारे के सारे एक दूसरे के पास है, लेकिन इसका जो जीन है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है वो इतनी है कि ये फली की लंबाई को इतना ही कर पा रहा है, ये फली को बहुत लंबा नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसका जीन वैसा ही है। और इसका जीन आपने कहा, अगर हम देखें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए, तो इसका जीन इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो हर इन्फेक्शन से इसे बचा सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो बेकार जीन है उनको रिप्लेस करना है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे अगर हम दोनों में देखें, हम दोनों में भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल एक में लेते हैं। हमें इसका जो जीन है वो रिप्लेस करना है। कौन सा वाला जीन, जो इसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी वाला ये जो जीन है, ये वाला जो जीन, इसको हमें रिप्लेस करना है इस वाले जीन से। ये ठीक है, रिप्लेस का मतलब क्या समझे, इस जीन को यहाँ से रिमूव करना, इस जीन को यहाँ से यहाँ डाल देना। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमने कहा कि हमारे पास जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अच्छे कैरेक्टर आ जाएंगे। कैसे होगा, देखो इसमें फली की जो लंबाई है वो तो ज्यादा है, यानी कि उत्पादन तो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। जब ये जीन यहाँ चला जाएगा तो इसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी, और अब कोई भी जो कीड़ा है या जो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, उससे हमारी जो फसल है वो खराब नहीं होगी। तो अब हमने जब जीन को ट्रांसफर कर दिया है, और इससे आने वाले जो भी हमारे पास बीज बनेंगे, नए बीज, उन सबके पास ये जीन होगा ये जीन। क्योंकि देखो हमने कहा जब बीज बन रहे हैं तो बीज कैसे बनेंगे, इस पौधे से बीज बनेंगे, इसी पौधे का जेनेटिक मटेरियल क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो इसके पास अब ये जीन आ गया है। ठीक है, आगे जो जीन है वो सभी बीजों में आएगा, और अब आपने कहा कि आपकी जितनी भी फसल जो होंगी, जितने भी बीज आपके होंगे, पूरी फसल जो है उसमें जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो उसकी अच्छी बन गई है। अगर आप इसमें भी जीन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अधिक उत्पादन वाला जो जीन है इसको यहाँ लेकर के आएंगे और इस वाले जीन को रिप्लेस कर देंगे। यानी कि ये जीन हमने रिमूव कर दिया है, इस जीन को हम यहाँ लेकर के आएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो फली की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी और उत्पादन जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब आपने कहा इसके पास ये जीन आ गए हैं, तो इन सभी जो इसके आगे वाली जो पीढ़ी होंगी, जो जनरेशन होंगे, उनमें सभी में ये वाला जीन होगा। तो जीन को क्या कर लिया है हमने, यहाँ पर रिप्लेस किया है यहाँ पर। ठीक है, और हमने कहा जो फॉल्टी जीन है उसे रिमूव यहाँ पर किया है। इसको कहते हैं जीन का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। अच्छा, इससे हुआ क्या है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे इससे हुआ क्या, देखो हमने जब रिप्लेस किया तो हमने क्या रिप्लेस किया, इस वाले जीन को हम यहाँ लेकर के आए हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, इस वाले जीन को हम यहाँ लेकर के आए हैं। ठीक है, और इस वाले जीन को हम यहाँ लेकर के गए थे। इस वाले जीन को, ये वाला जो जीन हमारा है, ये वाला जो जीन है, इसको हम यहाँ लेकर के आए थे। ठीक है, यहाँ हमने किया था, और ये वाला जो जीन है इसको हम यहाँ लेकर के आए थे, ये वाला ऐसे। ठीक है, ये अब हमारे पास ये जो नंबर 1 जो हमारा प्लांट है, जिसको हमने नंबर 1 बोला है, उसका जेनेटिक मटेरियल ये है, नंबर 2 वाले का जेनेटिक मटेरियल ये है। अच्छा देखो, इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ है, कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। हम कलर से देखते हैं, जहाँ पूरा येलो था बीच में ग्रीन आ गया, जहाँ पूरा ग्रीन था बीच में क्या आ गया है, येलो आ गया है। तो डीएनए का जो एक कॉम्बिनेशन है वो एक नया कॉम्बिनेशन बना है, फिर से एक नया कॉम्बिनेशन बना है। तो क्या हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। री का मतलब होता है पुनः, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो सीक्वेंस यहाँ पर है, ठीक है, और किसमें है, डीएनए में है। तो आपने कहा कि जो डीएनए है उसका एक नया कॉम्बिनेशन बना है, इसमें भी और इसमें भी, इसीलिए हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया है। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये जो जीन है इसको ट्रांसफर कैसे किया जाता है, एक जनरल वे में बात कर लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। उससे पहले आप ये समझो कि जीन का परिचय क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। चलो, तो जीन का जो यहाँ पर ट्रांसफर है, देखो ये टॉपिक जो आपके पास आएगा वो 12th में आएगा
सिंपल सा होता है कि किसी सेल से सबसे पहले जो डीएनए है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस डीएनए की कटिंग की जाती है। जो हमारा जीन होता है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ जो ट्रांसफर करना था वो ये वाला जीन करना था, ठीक है। तो इस वाले जीन को काट करके आपने कहा कि आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, किसी दूसरे जीन में क्या किया जाता है, डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। अभी के लिए इतना ही इनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो देखते हैं। वो कौन से फैक्टर है जिसपे हमने कहा क्रॉप ईल्ड जो है, यानी कि हमारी फसल की जो उत्पादन क्षमता है या उत्पादन है वो निर्भर रहता है। आपने कहा एक तो सीड की क्वालिटी है कि किस प्रकार का बीज आप बो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक हेल्दी सीड को क्या किया है, बोया है, ठीक है। तो उससे एक प्लांट जो है वो हेल्दी होगा, ठीक है। अगर हमने एक डैमेज सीड को, ऐसा बीज जिसे कीड़े ने खा रखा है, अगर हम उसको बोएंगे तो आपने कहा उसमें जर्मिनेशन ही नहीं होगा, पौधा ही नहीं निकलेगा, पौधा निकला भी तो आपने कहा कि यहाँ पर जो बीज हैं, बीज यहाँ पर नहीं आएंगे। सेकेंड होता है क्लाइमेट और वेदर कंडीशन, कि आप किस प्रकार के इन्वायरमेंट, किस प्रकार के क्लाइमेट में किस प्रकार की फसल को बो रहे हैं, यानी कि प्लांट की नीड क्या है। प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो टाइम होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द डुअलिटी ऑफ द सॉइल, जो हमारी सॉइल प्रोफाइल है वो कैसे, मिट्टी जो है आपकी उपजाऊ होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डेफिशिएंट है, यानी कि जो पोषक तत्व है उनकी कमी वहाँ पर हो रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि प्लांट को किस मात्रा में पानी चाहिए, यहाँ पर अच्छी मात्रा में जो अवेलेबिलिटी हो पानी की, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, एक्सेस भी ना हो यहाँ पे और डेफिशिएंसी भी ना आए, न्यूट्रिएंट्स हो या वाटर हो, दोनों के केस में है। तो ये हमारे पॉइंट्स कुछ आते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो है वो 3 प्रकार का होता है। नो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें कोई कॉस्ट हमारी लगती नहीं है, हम खुद ही खेती करते हैं, इसमें जो प्रोडक्शन है वो कम ही होता है। और नो कॉस्ट में कोई कॉस्ट नहीं है, लो कॉस्ट में थोड़ा बहुत आप पैसा लगाते हैं। एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन जो होते हैं, जो बहुत बड़े स्केल पे फार्मिंग करते हैं, तो उसमें जो वो कॉस्ट लगाते भी हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, ट्रैक्टर वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर से काम लेते हैं, वो यहाँ पे जो मजदूर हैं उनको लगाते हैं, तो यहाँ पे हाई कॉस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, मैक्रो है और माइक्रो है हमारे पास। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हमने पढ़े हैं, और साथ ही साथ हमने सोर्स भी देखे कि एयर से कौन मिल रहे हैं, वाटर से कौन मिल रहे हैं, सॉइल से कौन मिल रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट वाला इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। दूसरा है यहाँ पर आपने कहा हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। इसमें आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ने हैं, एग्जाम्पल देखने हैं, इनमें दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो देखने हैं और दोनों के ड्रॉबैक्स देखने हैं, दोनों में कंपैरिजन करना है। आपके पास कंपैरिजन बहुत आता है, यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरक में आपको अंतर करना है। तो यहाँ पर दोनों के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोस्टिंग क्या है, ठीक है। खाद बनाने की जो प्रोसेस है उसे कंपोस्टिंग कहते हैं, जिसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आपके पास आते हैं। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस हमने देखा है। ग्रीन मैन्योर के बारे में हमने बात की है, ठीक है। यूजिंग फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स हमारे पास आते हैं, इनके बारे में हमने बात की है कि क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने होते हैं उस टाइम पे जब आप फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है यहाँ पे, जिसमें हमने क्रॉपिंग पैटर्न देखा है, मिक्स क्रॉपिंग हमने देखी है, हमने इंटर क्रॉपिंग के बारे में बात की है, यहाँ पर हमने क्रॉप रोटेशन को देखा है, और क्रॉप रोटेशन के क्या क्या यूजेस हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। ये है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। हमने वीड्स के बारे में बात की है, वीड्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और वीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है। वीड यानी खरपतवार, जो एक्स्ट्रा घास हमारे जो फसल के बीच में आ जाती है वो वीड होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने पेस्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के मेथड्स यहाँ पर पढ़े हैं, क्या क्या वो मेथड्स होते हैं, कौन सी वो बीमारियां हैं, ठीक है, जो पौधों में फसलों में लगती है। एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। देन स्टोर कैसे किया जाता है यहाँ पर ग्रेन को। देखो ये सारे टॉपिक जो हैं आप एक बार अपने घर में अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, सारे टॉपिक उन्हें बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर जो आपके नोट्स बने हुए हैं उसको भी आप लोग देख लेंगे। अब ये तो था यहाँ पे प्लांट सोर्स के बारे में। एनिमल सोर्स में हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, जिसमें कैटल फार्मिंग के बारे में हमने बात की है, कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात की है। फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स की क्या क्या फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में हमने बात की है। देन हमने कहा कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैटल को डिजीज से, ठीक है। आगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में हमने बात की है, कौन कौन से यहाँ पर आप जो बर्ड्स हैं उनको पालते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की। क्रॉस ब्रीडिंग एंड सारे टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए हैं।
ब्रॉयलर चिकन और लेयर्स में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हमने देखा है। फिश प्रोडक्शन में हमने देखा है, जिसमें मरीन फिशरी हमारे पास एक टॉपिक आता है यहाँ पे, ठीक है। इनलैंड फिशरीज के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हमने बात की है। कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है। देन बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन के बारे में हमने देखा है। कैस्ट इन हनी बी ठीक है, ये जो मधुमक्खी की जो कास्ट हमारे पास आती हैं उसमें हमने देखा है रानी मधुमक्खी होता है, ड्रोन मधुमक्खियां होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियां यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे टॉपिक हैं चैप्टर के, जिसमें आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगर फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में ना आए तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलो ये चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे शुरू करेंगे सेल चैप्टर, और सेल चैप्टर को हमें समझना है। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपको घर से पढ़ के रिवाइज करके लेकर के आनी है, क्योंकि नोट्स हमने यहाँ पे सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, नोट्स आपने बना रखे, आप लोग रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।